बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 3 दिन के लिए मानसून सत्र शुरू हुआ। पहली बार सदन में वर्चुअल कार्रवाई होगी। सिर्फ 65 साल से कम उम्र के विधायकों को ही सदन में प्रवेश दिया जाएगा। मास्क और ग्लव के साथ विधायकों को प्रवेश दिया जाएगा। सत्र में 16 विधेयकों को मंजूरी दिए जाने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, आज यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दूसरी तरफ कोरोना को लेकर भी विधानसभा में जो लोग पहुंचेंगे उन सभी को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो 65 साल से कम उम्र वाले लोग हैं वही इसमें पहुंच जाएंगे और पहली बार ऐसा होगा कि सदन में वर्चुअल कार्रवाई होगी। तो 65 साल से कम उम्र के विधायकों को ही सदन में एंट्री दी जाएगी। मास्क ग्लव्स के साथ विधायकों को प्रवेश दिया जाएगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार बैठा है सरकार को घेरने के लिए, और सत्ता पक्ष के पास भी तमाम मुद्दे हैं और पूरी तैयारी सत्ता पक्ष ने भी कर रखी है। और मेरे सहयोगी नितिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज से मानसून सत्र शुरू होने वाला है यूपी विधानसभा का, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र ये बहुत ही अहम समय पर है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित है, उस दौरान उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र होना और ये अपनी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर देखा गया है कि जहां पर लॉकडाउन के समय पे सारी गतिविधियां जो थी वो देश प्रदेश में सब थमी हुई थी, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान ही ये जो सत्र हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार इस पर जो आने वाली जो दिन होंगे उसमें करीब ऐसे बताए जा रहे हैं कि 16 ऐसे प्रस्ताव हैं, 16 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और जिसको पास करने की बात कही जा रही है। उससे कहीं ना कहीं जो विकास है उस विकास को और तेजी देने की बात भी सरकार की तरफ से कही जाएगी कि हमने कोरोना काल के दौरान सत्र बुलाया और सत्र में हमने ये सारे प्रस्ताव जो थे उनको पास किए हैं। दूसरी अहम बिल्कुल नितिन, ये जो 16 विधेयकों की बात हो रही है कि 16 विधायकों को मंजूरी मिल सकती है, इनमें कौन कौन से मुख्य विधेयक जो है वो शामिल है? देखिए, अभी तक जो बात बताई गई है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी हो सकती है। इससे जुड़ी शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा विधेयक है जिस पर विचार विमर्श किया है सरकार ने, उससे पेश किया जाएगा। और इसके अलावा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ भी कुछ ऐसा प्रमुख बिंदु है जिस पर सरकार चर्चा कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर 16 प्रमुख बिंदु है जो विकास के लिए बहुत ही अहम है उत्तर प्रदेश में, और उस पर चर्चा की जाएगी सदन के दौरान और उस पर मुहर लगाने का प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से। बिल्कुल नितिन, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष भी तैयार है और विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातिगत राजनीति इस वक्त हावी है, जिसमें ब्राह्मणों को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को वो पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगा। कि जिस तरह से लगातार अगर हम देखें तो ट्वीट के जरिए या फिर लेटर्स के जरिए या फिर किसी भी प्रकार से कोई कोर कसर जो विपक्ष है वो छोड़ नहीं रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर ब्राह्मणों का मुद्दा हो। दूसरी चीज, सत्ता दल को भी कहीं ना कहीं ये डर जरूर होगा कि उसके जो ब्राह्मण विधायक हैं या फिर उसके जो दूसरी जाति के विधायक हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सरकार के खिलाफ विरोध में बैठ जाए और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वो सरकार के सामने सवाल खड़ा कर दे। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि सत्र के दौरान करीब 200 विधायक सरकार के खिलाफ सदन में बैठ गए थे और उस वक्त सरकार की खासा किरकिरी हुई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में चल रहा होगा कि इन सब चीजों से कैसे बचा जाए। अगर ऐसा माहौल बनता भी है तो क्या रणनीति के तहत उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। हालांकि सरकार ने पहले ही मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी थी कि उनके कोटे के जो विधायक हैं उन विधायकों को समझाकर सत्र में बुलाया जाए और शांति व्यवस्था बरकरार रखी जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब सत्र शुरू हो रहा है, हालांकि आज पहला दिन जो है वो शोक में बीतेगा, उसके बाद से जो कल से जो कार्रवाई होगी उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, ब्राह्मण और इसके साथ ही
जिस तरह से बिजली मीटरों को लेकर भी एक स्कैम सामने आया था, जहां पर जो प्रीपेड मीटर लगाए गए थे, स्मार्ट मीटर, उसमें भी खराबी आ गई थी, वो हो गया। और इसके साथ ही बेरोजगारी हो गया। इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। काजल, बिल्कुल नितिन, अगर आज की बात की जाए तो आज वर्चुअल जो कार्रवाई है वो सदन में होगी और ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो इस बार चीजें कितनी अलग और बेहतर हो सकती हैं? देखिए, वर्चुअल कार्रवाई होगी। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे जो सदस्य हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उनमें भी कमियां आएंगी। इसके साथ ही कर्मचारी जो विधानसभा के हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि जो मीडिया दीर्घा होती थी या दर्शक दीर्घा होती थी, वहां पे विधायकों को बैठाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, उस पूरे प्रोटोकॉल को इस सत्र के दौरान अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज, जैसा कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं विपक्षियों की तरफ से ये पहले कहा गया था कि इस कोरोना काल में जो विधायक या फिर जो सरकार सत्र बुलाने की कोशिश कर रही है, सरकार को पहले सारी सावधानियां बरत लेनी चाहिए, उसके बाद बुलाना चाहिए। क्योंकि पहले भी विधानसभा अध्यक्ष से हमारी एक बार बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि इस कोरोना काल में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधायकों को बुलवाया जाएगा तो शायद हमारे पास इतनी कुर्सियां नहीं है कि अगर उनको दूर दूर बैठाए तो सारे विधायक उसमें एडजस्ट हो पाए। इसलिए जो दर्शक दीर्घा है वहां पर विधायकों को बैठाने की बात कही गई है। और जो इसके पहले सबका टेस्ट भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने तैयारी इतनी पूरी की है। लेकिन जो प्रमुख बिंदु है, जो प्रमुख मुद्दे हैं, उसको लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी की हुई है और उससे सरकार कैसे बचेगी ये देखना होगा। बिल्कुल नितिन, यहाँ पर एक और ये रखा गया है कि 65 साल से जो ज़्यादा उम्र वाले विधायक हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से भी जगह हो सकती है कि सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से हुई है, जिस तरह की आपने बात करी है कि कुर्सियों की कमी हो सकती है, तो वो शायद पूरी हो जाए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर 65 साल से जो ज्यादा के उम्र वाले विधायक हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर इससे कहीं ना कहीं ये बात अभी देखने को मिल रही है कि जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो सत्ता दल की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, उनकी भी उम्र कहीं ना कहीं 65 से ज्यादा हो रही है। तो वो जब इस सत्र में नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर क्या रणनीति बनाई जाएगी, जो विधेयक रखे जा रहे हैं उन विधेयकों पर चर्चा कैसे की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि प्रदेश सरकार में अगर हम जो सदन के मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनकी उम्र भी 65 साल से ज्यादा है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में राम गोविंद चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष है सपा के, उनकी उम्र भी 65 से ज्यादा है। तो इन लोगों को अगर सत्र में ये लोग नहीं रहेंगे तो फिर क्या रणनीति के तहत, किस रणनीति के तहत जो विधेयक लाए जा रहे हैं उनको पास किया जाएगा। इसके साथ ही किस तरह से कौन सवाल खड़ा करेगा विपक्ष की तरफ से, ये सब भी देखना अहम होगा कि क्या इस बार एक नई रणनीति देखने को मिलेगी या फिर कहीं ना कहीं हंगामेदार ये सदन रहने वाला, ये देखना होगा। बिल्कुल नितिन, लेकिन जिस तरह से सरकार ने काम किया है इन 3 सालों में, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है योगी सरकार को, और विपक्ष जिस तरह से जब सत्ता में था और काम कर चुका है, तो अभी जो विधायक मंजूरी की बात हो रही है, ये विधायक मंजूर कराने में कितनी मुश्किलें सरकार को हो सकती है या फिर आसान है सरकार के लिए? देखिए, आसान तो नहीं होगा, हालांकि क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि ये पूरा जो 3 दिनों का सत्र है ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरी तैयारी करी गई है विपक्ष की तरफ से। अगर हम देखें तो कल का ही मामला है जब जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी एक पत्र जारी करके सभी ब्राह्मणों विधायकों से ये कहा था कि आप सब इस सत्र में मौजूद रहिएगा और ब्राह्मणों को पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को ये पूछेगा उन सरकार से कि क्या सरकार ने क्या तैयारी की है ब्राह्मणों पर हो रहे अपराध को रोकने के लिए। तो विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से लगातार जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने की पूरे तैयारी में, पूरे मूड में है और पूरे जो सवाल है, पूरे जो बिंदु है उन पर गहनता से विचार विमर्श हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए 2022 का चुनाव भी सामने है, 3 साल सरकार को हो रहे हैं, 3 साल में सरकार ने क्या किया, कितना उससे फायदा हुआ, कितना फायदा नहीं हुआ, ये सारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया हुआ है। लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं देखने को अगर देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हावी होने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल नितिन, ये तो 3 दिन का मानसून सत्र है, इसके बाद फिर जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा कार्रवाई कब शुरू होगी, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास?
अभी ऐसी कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। हालांकि ये 3 दिन का सत्र जो है उसमें पहले दिन शोक में ये पहला दिन जाएगा, उसके बाद वो कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। फिर अगले दिन जो 2 दिन है उनके बीच में भी 2 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं। तो ये भी देखना होगा कि ये जो 2 दिन की कार्रवाई होगी किस तरह की कार्रवाई होगी। कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआती दौर में ड्रामा हो जाए और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। तो 2 दिन में किस तरह से क्या क्या विचार विमर्श किया गया है, कैसे बात रखी जाएंगी, कैसे विचार को समझा जाएगा और कैसे उनका विरोध होगा, ये 2 दिन में कैसे पॉसिबल होता है, कैसे नहीं होता। ऊपर से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और कई सारे मुद्दे जो हैं उन पर भी सरकार को विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो ये देखना होगा कि 2 दिन में क्या क्या सरकार करती है और जो विपक्ष है वो किस तरह से विरोध करता है। हालांकि पूरा अनुमान ये है कि ये जो सत्र है 2 दिन का, ये पूरी तरह से हंगामेदार होगा। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार ये भी कहेगी कि हमने इस कोरोना काल में सत्र बुलाए थे लेकिन विपक्षियों ने कार्रवाई सही से नहीं होने दी और इसी वजह से इस पूरे सत्र के दौरान कोई भी ऐसा प्रमुख कदम नहीं उठा पाए हम लोग। बिल्कुल नितिन, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था कि कुछ ऐसे विधायक भी हो सकते हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों को लेकर जो लगातार फिलहाल यूपी की राजनीति में हलचल हो रखी है नितिन। लेकिन जिस तरह से गरीब ब्राह्मणों को लेकर एक मास्टर कार्ड खेला गया है कि उनका बीमा करवाया जाएगा, क्या इससे विधायक जो है उनको मनाना आसान हो जाएगा? देखिए, ये जो कार्ड खेला गया है बीजेपी की तरफ से कि हम ब्राह्मण विधायकों का बीमा करवाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उस बात को साबित करता है कि जाहिर सी बात है जो ब्राह्मण हैं या फिर पार्टी के कार्यकर्ता है, विधायक हो गए, उनके ऊपर कुछ अत्याचार या कुछ ऐसी समस्याएं निकल कर सामने आई हैं, तभी इस तरह का जो मास्टर कार्ड है वो खेलने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये सरकार की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है, बीजेपी के एक एमएलसी हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे कि अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उनके मन में भी ये डर है कि हाँ, ब्राह्मणों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं और इसी वजह से इस तरह की बात कही गई है। तो ये भी देखना अहम होगा कि जो ब्राह्मण का मुद्दा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह से लगातार जो लिस्ट भी जारी की गई थी उसमें भी बताया गया था कि कितने अपराधी हैं जिनका एनकाउंटर हुआ और उनमें से किस किस जात के कौन कौन है, उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीति हुई थी। विकास दुबे का मामला आप देख सकते हैं। उसके साथ ही बीजेपी के कई सारे ऐसे जो एमएलएज हैं उन्होंने भी अपनी जान का खतरा बताया, ये कहा कि उनके क्षेत्र में एक जाति विशेष हावी है। तो ये जो मुद्दा लगातार गरमा रहा है, इसके साथ ही कई सारे जो अपराध में लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो भी ब्राह्मण जाति से जुड़े हुए थे। तो ये सारा जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से भुनाने का कोशिश करेगी। लेकिन सरकार ने पहली बात तो ब्राह्मण का कार्ड जो इंश्योरेंस के जरिए है वो खेलने की कोशिश की है, लेकिन ये कितना कारगर होगा सिद्ध ये देखने को। बिल्कुल नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो विधानमंडल में विधेयक मंजूर कराने की कोशिश सरकार करेगी, लेकिन 3 दिन का सत्र है और मुख्य बातें आपको बता रहे हैं कि विधानमंडल में ये विधेयक मंजूर कराए जाएंगे, जिनका जिक्र मैं अब आपके सामने करूंगी। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कारागार उत्तर प्रदेश विधेयक 2020 को मंजूर कराने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020, इसके अलावा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वितीय विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धि और पेंशन विधेयक 2020, इसके अलावा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कारखाना विवाद विधेयक और उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, इन्हें मंजूरी कराने की कोशिश होगी। कारागार अधिनियम 1994 में विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वाधिक कर संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता और प्रकरणीय उपबंध विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट विधेयक, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, इसके अलावा उत्तर प्रदेश गौवध निवारण विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश स्वामित्व